हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपना टॉपिक रहेगा और इसके अंदर हम लोग जो है चार्ज के बारे में भी पढ़ेंगे। चार्ज के टाइप कितने होते हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ई वेक्टर से शो करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इसका फार्मूला है E इक्वल्स टू F अपॉन Q। F मतलब फोर्स, Q मतलब चार्ज। बात करें हम लोग इसके SI यूनिट की, SI यूनिट ऑफ E। SI यूनिट इसका F फोर्स है, फोर्स का न्यूटन होता है, न्यूटन। चार्ज का कूलम, C न्यूटन पर कूलम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन ये है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है जब हम लोग किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं। कोई भी चार्ज आपने ले लिया, कोई भी पॉजिटिव चार्ज, जब भी हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करवाते हैं तो उस टाइम वो चार्ज जितने फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, सुनना, किसी भी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को, मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज किसी पॉइंट A पर जो है रखा है या है। जैसे हम लोग इस यूनिट चार्ज को, चूंकि चार्ज यूनिट के रूप में आएगा, एक चार्ज आएगा उसके पीछे प्लस प्लस ऐसे करके चार्ज को अपने को यहाँ से इसके इंटर करवाना है अंदर। तो जैसे हम लोग इसको इंटर करवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जैसे हम लोग इसको इंटर करवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी पॉजिटिव और जिस चार्ज को इंटर करवा रहे हैं वो भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा। तो इस फोर्स की वजह से ये जो चार्ज है ये यहाँ पे एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने फोर्स का एक्सपीरियंस करता है उससे उस फील्ड की इंटेंसिटी बोला जाता है। ये अपॉन में है और जो अपॉन में होगा उसको बोलेंगे यूनिट। तो चार्ज अपॉन में है तो बोला जाएगा यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने फोर्स का एक्सपीरियंस करता है उससे उस फील्ड की इंटेंसिटी बोला जाएगा। इंटेंसिटी मतलब एक प्रकार का फोर्स, लेकिन वो फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा? यूनिट चार्ज। क्लियर? ऐसा यूनिट इसकी फोर्स का न्यूटन पर चार्ज का कूलम। क्लियर? अब हम लोग निकालते हैं इसका डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। फोर्स का निकाल लेते हैं पहले। फोर्स इक्वल्स टू होता है
मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी होता है उससे हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्लियर? एम मास इनटू वेलोसिटी का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम और फिर अपॉन में टाइम, वन टाइम और है। एफ इक्वल्स टू मास का कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट का एल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है और लेंथ को कैपिटल एल से शो करेंगे। टाइम 2 टाइम्स है तो टी का, टी में टी स्क्वायर, तो अपॉन में आएगा कैपिटल टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम के लिए कैपिटल टी का यूज किया जाता है। टी का पावर 2 है। जैसे इस पावर को हम लोग ऊपर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो एम एल टी माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हो गया ये। अभी किसका निकालना है? चार्ज का। तो हम लोगों को चार्ज का निकालने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन टी। इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट टाइम में किसी भी कंडक्टर में पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसे इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। टाइम अपॉन में है तो हम इसको यूनिट बोलेंगे। तो पर यूनिट टाइम या यूनिट टाइम में जितना भी चार्ज फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। टी का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वल्स टू होगा आई टी। तो Q इक्वल्स टू होगा I को एम्पियर, करंट को एम्पियर में जो है मेजर किया जाता है, और टाइम को कैपिटल T। तो देखिए फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का भी डायमेंशन फार्मूला आपको पता है और चार्ज का भी पता है, तो दोनों को यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। फोर्स का एम एल टी माइनस 2 अपॉन चार्ज का ए टी। क्लियर? आगे देखो, एम अकेला है ऐसा ही रहेगा, एल भी अकेला है वो भी ऐसा ही रहेगा। अभी यहाँ टी की पावर 1 है और जैसे ये 1 पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा। टी की पावर क्या हो जाएगा? -1। तो टी की पावर -2 और -1 हो जाएगा टी की पावर -3। अभी बचा कौन है यहाँ पे? ए, उसकी पावर 1 है, ऊपर लाएंगे ए को तो पावर हो जाएगा -1। तो ये जो है इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसका डायमेंशन फार्मूला है। क्लियर? नोट कर ले, इसको कर लिया नोट? ओके। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला है फाई ई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ई इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। एस एरिया वेक्टर है, एस एरिया वेक्टर। ओके। अब देखिए इसमें
फाई ई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं। फाई ई का फार्मूला है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ई वेक्टर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एस वेक्टर एरिया वेक्टर है। सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो है हम लोग समझते हैं। ये आपका कोई भी सरफेस है एस। अब इस सरफेस से मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती, किसी भी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस जैसी निकलती हैं, तो उनका जो नंबर है, मान लो इलेक्ट्रिक लाइंस ये निकली, ये इलेक्ट्रिक लाइंस मान लो ऐसे पॉजिटिव से निकलती है इलेक्ट्रिक लाइंस और नेगेटिव की तरफ जाती है। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे बाहर निकल रही है। तो जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस मान लो कोई भी चार्ज है, इसके अंदर हमने चार्ज रख रखा है जो इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो निकलेगी वो इस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेगी, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगी। क्लियर? अब इन इलेक्ट्रिक लाइंस का जो नंबर है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस विच पास थ्रू परपेंडिकुलर ऑफ एनी सरफेस को क्लोज सरफेस। ओके, तो जो क्लोज सरफेस जो है, उस क्लोज सरफेस से परपेंडिकुलर नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, उन इलेक्ट्रिक लाइंस का जो नंबर है, उस नंबर को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 9। क्लियर? तो ये तो फ्लक्स का डेफिनेशन हो गया। किसी क्लोज सरफेस से नॉर्मली पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, किसी क्लोज सरफेस से नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस का नंबर, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या फार्मूला इसका? फाई ई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट मतलब cos थीटा, तो इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं। फाई ई इक्वल्स टू आएगा ई डॉट एस cos थीटा। ई जो थीटा है, थीटा एंगल है, थीटा इज एन एंगल बिटवीन ई एंड एस। थीटा ई और एस के बीच का एंगल है। ई वेक्टर ये, और ये सरफेस है। तो जो सरफेस होता है, जो एरिया वेक्टर होता है, ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर, आउटवर्ड। ये सरफेस ऐसा है, तो मान लो ये सरफेस है, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की ओर ऐसे जाएगा। मान लो ये सरफेस है, तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, सरफेस से आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर रहेगा। ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर। ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर इधर होगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा ऐसे। इलेक्ट्रिक लाइंस इसके परपेंडिकुलर इधर निकल रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर आपका एरिया वेक्टर है, एस वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ एंगल कितने का बनेगा? 90 का। ओके, तो थीटा इक्वल्स टू मान लो 90 अपन लेते हैं। ठीक है, तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब सीधा सा है कि अगर आपने एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपका सरफेस ऐसा रखा हुआ है, ऐसा अगर सरफेस है और इलेक्ट्रिक लाइंस इसी डायरेक्शन में आ रही है, अभी इसको हम लोग इस पे बोर्ड पे शो नहीं कर सकते क्योंकि जो प्रोसेस होती है वो 3D में होती है। तो हम लोग लेट वी टेक एरिया वेक्टर एस इसी डायरेक्शन में है, मान लो आपका सरफेस ऐसा है,
सरफेस को आपने ऐसा रख रखा है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और जो इलेक्ट्रिक लाइन से निकल रही है वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर है, आउटवर्ड। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा फिर वो 90 नहीं होगा, फिर एंगल आपका होगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर? तो फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट एस कोस 0। अब फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट एस और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1.1 कोस 0 इक्वल्स टू 1। ओके, तो फाई ई की वैल्यू आएगी ई डॉट एस और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, मतलब सीधा सा है, अगर एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक लाइंस दोनों पैरेलल हो, कौन? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक लाइंस जो है उनका डायरेक्शन एक दूसरे के अगर पैरेलल है तो उस समय फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ई वेक्टर परपेंडिकुलर हो एस वेक्टर के, देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो फ्लक्स की वैल्यू फाई ई इक्वल टू ई डॉट एस कोस 90। तो फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट एस इंटू कोस 90 की वैल्यू होती है 0। कोस 90 इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0। तो मतलब अगर परपेंडिकुलर है तो आपका फ्लक्स नहीं आपको मिलेगा, बिल्कुल 0 उसकी वैल्यू आ जाएगी। 0 इसलिए आएगी क्योंकि थीटा 90 डिग्री है और दूसरा ये है कि यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं होगी परपेंडिकुलर। क्लियर? और अगर पैरेलल है, ई वेक्टर पैरेलल किसके? एस वेक्टर के। तो अगर पैरेलल है मतलब सीधा सा इलेक्ट्रिक लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है और आपका एरिया वेक्टर वो भी इसी लाइन में है, तो दोनों अगर पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। और अगर मान लो आपका एरिया वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे नीचे की ओर जा रहा है, क्लियर? तो दोनों के बीच में 90 का एंगल बनेगा, मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। 0 मतलब मिनिमम। ओके, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। कर लिया नोट? तो गाइस थैंक यू। ओके।